नमस्कार दोस्तों। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी ने कल जो कुछ लोकसभा में कहा उसका जवाब देंगे और पूरे देश की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगी हुई हैं। हम 2014 से देख रहे हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है, उस पर चर्चा होती है, बहस होती है और प्रधानमंत्री के जवाब देने का समय आता है तो पूरा देश जो है वो टकटकी लगाए उनके जवाब पर एक तरीके से आसना होता है और उनके जवाब का बहुत बड़ा एक प्रशंसक वर्ग भी खड़ा हो चुका है। लेकिन इस बार थोड़ा सा माहौल जरा कुछ ज्यादा ही अलग है और ज्यादा ही तल्ख हो गया है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने सदन के भीतर तमाम मर्यादाओं को, गरिमा को ताक पर रखा है, जिस तरीके से चेयर पर सवाल खड़े किए हैं, जिस तरीके से सामने बैठे हुए सदन के नेता और देश के तीसरी बार निरंतरता में चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमा, मर्यादा, सम्मान को भी एक तरीके से धूल धूसरित करने की कोशिश की है, अपमानित करने की कोशिश की है और उस अंदाज में लोकसभा के भीतर भाषण दिया है जैसा कोई गली नुक्कड़ पर अपने मतदाताओं और समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ भी कहता है। अग्निवीर हो, 3 कृषि कानून हो, अयोध्या हो, तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से उन्होंने झूठ परोसे हैं और जिनका बार बार मंत्रियों ने खड़े होकर के प्रतिवाद किया है, स्पष्ट किया है, यहां तक के 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़ा होना पड़ा, 2 बार ही गृह मंत्री अमित शाह को खड़ा होना पड़ा, राजनाथ सिंह जो कैबिनेट का एक क्रम है उसमें नंबर 2 है, उनको खड़ा होना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान हो, दूसरे मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, सबको खड़ा होना पड़ा और उनको करेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ी। लेकिन दुस्साहस की पराकाष्ठा देखिए कि जो आदमी सदन में खड़े होकर के सरेआम झूठ बोल रहा है, वो राजनाथ सिंह के जवाब देने और क्लियरिफिकेशन के बाद भी ये कहता हुआ देखा गया कि साहब, कौन सच है और कौन झूठ है ये तो सेना से पूछ करके पता चल जाएगा और सेना को पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। मेरा आज बड़ा सवाल है साहब, मेरा सवाल ये है कि देश की एकता, अखंडता, देश की संप्रभुता, उस पर तो ये देश विदेश में बहुत सारे सवाल ऑलरेडी खड़े कर चुके। अब बहुत बेशर्मी के साथ सेना को लेकर के डर्टी पॉलिटिक्स इन्होंने शुरू कर दी है और ये कितना घातक हो सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको क्या जवाब देंगे और देश को भी क्या इनके एलिगेशंस पर अपना एक पूरा दृष्टिकोण पेश करेंगे, इस पर हम सबकी निगाहें रहेंगी। इसमें तो अभी समय है जब प्रधानमंत्री बोलेंगे, पर मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं प्रयागराज से बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनुपम जी, जो राहुल गांधी का कुल मिलाकर के रुख रहा है, सदन की जो मान्य परंपराएं हैं, जिस तरीके से उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण देते हुए ही तार तार किया है और जिस तरीके से कुछ तस्वीरें दिखाई हैं और उन तस्वीरों को जितने अपमानजनक तरीके से टेबल पर रखा गया था, क्योंकि हमारे अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए जो प्रतीक हैं, जो हमारे आस्था के केंद्र माने जाते हैं, महापुरुष माने जाते हैं या भगवान माने जाते हैं, उनको हम अपने घरों में भी लाते हैं तो उनकी एक प्रतिष्ठा होती है,
उनका एक स्थान होता है और उनको बहुत सम्मान के साथ स्थापित किया जाता है घर के किसी कोने में भी। इन्होंने चाहे शिव जी की प्रतिमा हो, तस्वीर हो, चाहे गुरु नानक देव की हो या दूसरे मजहब से जुड़े हुए जो हमारे आस्था के केंद्र रहे अलग-अलग धर्मों के, उनकी तस्वीरों को जिस तरीके से बार-बार उठा-उठा करके दर्शाया है, ये अपने आप में ही बहुत आपत्तिजनक है। पहली टिप्पणी तो मैं इसी पे चाहूँगा। दूसरे, ये जो झूठ बोल रहे हैं सदन के भीतर खड़े होकर के, ये दुस्साहस की पराकाष्ठा नहीं है क्या? देखिए साहब, साहस दुस्साहस क्या होता है? एक बात मोटी सी मान लें कि राहुल गांधी को जो लोग वोट देते हैं या जो राहुल गांधी के समर्थक हैं, वो किसी भी कारण से, किसी भी फीलिंग से, चाहे वो मुसलमान है तो अलग भावना से, हिंदू है तो अलग भावना से, ईसाई है तो अलग भावना से, वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक मन बना लिया है कि साहब हमको भाजपा और मोदी का विरोध करना है। मतलब मुझे और कोई कारण समझ नहीं आता कि कोई राहुल गांधी को क्यों वोट देगा। 2.5 दशक से राजनीति में है और कोई योगदान नहीं, शून्य, शून्य योगदान। और अब इनके साथ वाले उनको चढ़ाने लगे कि साहब आप तो संवैधानिक पद पे आ गए। फिर पता चला कि नेता विपक्ष संवैधानिक पद ही नहीं। और कुछ पत्रकार और इनकी एक टीम राहुल गांधी को चढ़ा रही है आज के भाषण पे कि साहब कमाल कर दिया, आग लगा दी साहब। ये वही लोग हैं जो राहुल गांधी को लगातार तीसरी बार हारने के बाद भी भरोसा दिला रहे हैं कि तुम जीत गए। ये वही लोग हैं जो राहुल गांधी को ये नहीं समझने दे रहे हैं कि तुम लगातार तीसरे चुनाव में 3 फिगर में नहीं आ पाए हो। ये वही लोग हैं जो राहुल गांधी को इस सच से बचाना चाहते हैं कि साथ 3 चुनाव से कांग्रेस 100 का फिगर नहीं छू पाई। ये वही लोग हैं जो राहुल गांधी को इस बात पे आत्ममंथन नहीं करने देना चाहते कि साहब मोदी नीचे गिर के हार के भी 240 सीट पे खड़ा है। आपके पिछले 3 चुनाव का कुल जमा 340 नहीं है, 100 नहीं है, 200 नहीं है, सॉरी 240 छोड़े आप, वो मोदी 240 पे खड़े हैं और आपके पिछले 3 चुनाव मिलके 200 नहीं। ये वही लोग हैं जिनकी रोजी रोटी राहुल गांधी से चलती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। ये वही लोग हैं, जयराम रमेश, वेणुगोपाल, जो कोई चुनाव नहीं लड़ सकती इससे बैकडोर एंट्री से, जो जिनकी जिनकी राजनीति राहुल गांधी और गांधी परिवार पे निर्भर है। कन्हैया कुमार जैसे लोग जो चुनाव 2 स्टेट से लड़के 2 चुनाव लाखों के अंतर से हार गए। हर चुनाव वो 4-4, 5-5 लाख वोट से हारे हैं। ये वो 3 जेएनयू के प्रेसिडेंट संदीप सिंह, संदीप पांडे, कन्हैया कुमार, जो सब इनके साथ आ गए। ये एक कोटरी है जो अपने अस्तित्व के लिए गांधी परिवार पर निर्भर है। वो गांधी परिवार को सच नहीं देखना चाहती और गांधी परिवार सच देखना भी नहीं चाहता। देखिए एक बड़ी छोटी सी बात है, आप समझ रहे साहब, लगातार इतने चुनाव हारने के बाद आप देखें प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रहा है अमेरिका में। पहले डिबेट, केवल एक डिबेट में, एक वाद विवाद में, आप एक जिसे कहना डिबेट कहते हैं, वाद विवाद कहते हैं, उसमें ट्रम्प साहब जीत गए और बाइडेन साहब हार गए। और वहां बहस चलने लगी कि जो बाइडेन को अब साहब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ही नहीं बनाएंगे। एक डिबेट हार गए जो बाइडेन, तो कहा जा रहा है कि जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते। डेमोक्रेटिक पार्टी कह रही है कि साहब ये तो हरा देंगे। यहाँ 55 चुनाव हार के बंदा देश की उम्मीद बना बैठा। आप सोचिए, देखें आज जो कुछ भी हुआ सदन में, राहुल गांधी का, आप मेरा दावा है कोई भी आदमी, मैं तो लाइव सुना है मैंने, वो हिस्सा काट के ट्वीट किया है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हो यार? कह रहे शिव जी ने अपना त्रिशूल गाड़ दिया इसलिए कि वो अहिंसा के वक्त। अरे शिव जी अहिंसा के वक्त, शिव जी संहारक है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति के लिए, विष्णु पालक है और शिव जी संहारक है। तो कह रहे हो शिव जी ने अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया ये कहते हैं कि अब मैं हिंसा नहीं करूं। क्या बोल रहे हो यार? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कुछ भी बोल रहे हो। उसके बाद
5 मिनट तक ऐसे करके अभय मुद्रा में घूमते रहे। मैंने अपने जीवन में किसी आदमी को ऐसे अभय मुद्रा में घूमते देखा जैसे भगवानों की फोटो होती है। फिर आपने एकदम खुल के कहा, जो अपने को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, जो अपने को हिंदू कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, जो अपने को हिंदू कहते हैं वो नफरत करते हैं। फिर वो हुआ जो मैंने जल्दी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री किसी को उठ के टोके। प्रधानमंत्री केवल नरेंद्र मोदी की बात नहीं हो रही है, फिर नरेंद्र मोदी हो, मनमोहन सिंह हो, अटल बिहारी हो, देवगौड़ा हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री टोकते नहीं वक्ताओं को। इसके लिए उनके पास एक पूरी पार्टी होती टोकने के लिए। आज प्रधानमंत्री ने खुद उठ के टोका कि साहब पूरे हिंदू समाज को आप हिंसक कह रही है, ठीक नहीं कह, नहीं नहीं मैं तो भाजपा को कह रहा हूं, मैं तो आरएसएस को कह रहा हूं। देखिए वो तो आप आफ्टर थॉट है, कर चले। इनके लिए कौन सी नई बात है, तो पहले भी कह चुके हैं कि मंदिर वही लोग जाते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं। लोग पूजा करने नहीं जाते हैं, लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। कभी कहते हैं चप्पल चुराने जाते हैं। ये तो कुछ इस तरह की बातें कोई नई बात नहीं है। एक हिंदू समाज का दुर्भाग्य है साहब, एक दुर्भाग्य है कि आप लगातार इस तरह की बातें सुन रहे हैं राहुल गांधी से। उनके जो सहयोगी पार्टी है डीएमके के स्टालिन के पुत्र, आप सुन ही रहे हैं हिंदू धर्म को क्या क्या कह रहे हैं। कि सहयोगी पार्टी में जाने की भी क्या जरूरत है साहब। राहुल गांधी से पूछा जाए तुम हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हो और तुम्हारे पार्टी के अध्यक्ष का लड़का कहता है हिंदू धर्म कोड़ है, इसको जड़ से मिटाना चाहिए। मुझे इस बात का इतना आश्चर्य है ओंकार जी, मुझे इतना आश्चर्य इस बात का कि मीडिया तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको चुनाव में मुद्दा नहीं बनाया कि साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का लड़का कह रहा है हिंदू धर्म को जड़ से मिटाया जाना सनातन को जरूरी है क्योंकि ये कोड़ है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का लड़का है और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिनिस्टर है। ओंकार जी आप, मैं दावा करता हूं आप ढूंढ के दिखा दीजिए कि अगर इस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने भी उठाया। आप डीएमके पे तो प्रहार करते हैं, आप स्टालिन पे, स्टालिन के लड़के पे उदयनिधि स्टालिन पे प्रहार करते हैं, परंतु आप प्रशांत खड़गे की बात नहीं करते। ये पूरा 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें एक गुत्थी मुझसे नहीं सुलझी ओंकार जी, शायद आप सुलझा सके कि प्रशांत खड़गे का तो कहीं उल्लेख ही नहीं हुआ। तो जब आपके चेयरमैन, आपके अध्यक्ष और आपके अध्यक्ष के लड़के हिंदू सनातन को मिटाने को अपने जीवन का उद्देश्य मान रहे हैं, तो आप फिर क्या ही कहेंगे ओंकार जी। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फिर एक मौका है अपने मूल की तरफ लौटने के लिए? क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या पर भी लगातार अपमानजनक बातें हो रही हैं, अखिलेश यादव का बयान, अयोध्या के राजा अवधेश पासी हैं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं अयोध्या पर, और आज अपने उद्बोधन से पहले हाथ मिला रहे हैं अवधेश पासी से कि साहब अयोध्या ने पूरे देश को एक मैसेज भेज दिया है। झूठ बोल रहे हैं कि 2 बार विचार बना नरेंद्र मोदी का कि अयोध्या से लड़ेंगे, फिर बताया गया कि मत लड़ो, हार जाओगे। वाराणसी से भी बड़ी मुश्किल से बच करके निकले, और मुआवजे को लेकर के भी, हवाई अड्डे को लेकर के भी झूठ बोला गया, जिस पर जवाब भी आ गया है अभी उत्तर प्रदेश की तरफ से कि 1733 करोड़ रुपए का मुआवजा ऑलरेडी दिया जा चुका है। इतने बड़े बड़े झूठ आखिर क्यों बोल रहे हैं? एक तो प्राण प्रतिष्ठा से जो हिंदू एकजुट दिख रहा था, उसको विभाजित करने के लिए इन्होंने जातीय कार्ड खेला, आरक्षण का कार्ड खेला, संविधान को लेकर के झूठ बोला। बहुत हद तक ये कामयाब भी हो गए, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की घट गई हैं। अभी भी क्या ये हिंदुओं की गैरत को नहीं ललकार रहे हैं? सब कहूंगा तो विवाद हो जाएगा, पर गैरत बहुत ज्यादा नजर तो मुझे नहीं आ रही है। मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां तक राहुल गांधी, तो आज भी देखे अग्निवीर को लेकर झूठ बोल रहे थे, रक्षा मंत्री ने खड़े होकर उनको करेक्ट किया, वो माना नहीं उन्होंने। बदतमीजी की आज तो एक सीमा मैंने ये देखी, जब प्रधानमंत्री का टाइम पूरा हो गया तो वो उठे, उन्होंने आसन को प्रणाम किया और लोकसभा से जाने लगे। तो पीछे से महुआ मित्रा चिल्ला रही थी, अरे मेरे को सुन के जाओ, डर गए क्या? यस। कभी सोचिए जरा, जरा सोच के देखिए। और मैं ओंकार जी, अब मैं आपके शो दर शो, हर शो पे एक ही बात कह रहा हूं और एक ही बात कहूंगा
किसी को अच्छे लगे या बुरे, आप अगर अपनी दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर यही होगा। आज देखिए 2 घटनाएं हुई। एक घटना ये हुई कि मेघा पाटकर को 5 महीने की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ। वीके सक्सेना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, उनकी मानहानि के लिए सबने देखा, पर किसी ने ध्यान दिया कि वो मुकदमा 24 साल पुराना है। 24 साल पहले जब वीके सक्सेना एक यंग ऑफिसर हुआ करते तब का मुकदमा है। तो साहब इतने लंबे लंबे मुकदमे चलते हैं। चलिए, आप एक बहुत बढ़िया, आपने इंडियन पेनल कोड हटा के जो न्याय संहिता ले आए, बहुत अच्छी बात है। 3 साल में मुकदमे, एक तो जो विरोध आपको नजर आ रहा है नए कानूनों का, वो इसीलिए नजर आ रहा है कि इसमें अब 3 साल में चीजें खत्म हो जाएंगी, सिर्फ 3 साल। तो जो 20-20 अभी 24 साल मुकदमा चला, ये नहीं चलेगा। लेकिन मुकदमे जल्दी भी तय कराए जा सकते हैं। आपने देखा लक्ष्मीपुरी, जो कि हरदीप पुरी की पत्नी है, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने साकेत गोखले जो कि ममता बनर्जी के सांसद हैं, उन पे पिछले साल मुकदमा किया था और आज उसका फैसला आ गया और साकेत गोखले को 50 लाख रुपया लक्ष्मीपुरी को देने का आदेश हुआ। ये भी हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा विज्ञापन देके माफी मांगो। ये भी हुआ कि ट्विटर पे जहां तुमने ये ट्वीट किए थे वहां माफी मांगो। और ये भी हुआ कि ट्विटर पे जो तुम माफीनामा छापाओगे 6 महीने तक डिलीट नहीं करोगे। साकेत गोखले वो शख्स हैं जिनका पिन ट्वीट, सबसे ऊपर वाला ट्वीट भीख मांगने का होता है, भीख मांगने का, कि आपको अगर लगता है कि मैं, और यही लिखते हैं, आपको अगर लगता है कि मैं भाजपा से अच्छी तरह से लड़ रहा हूं, 10 साल से लिख रहे हैं, तो मुझे भीख दीजिए, चंदा दीजिए। मोरबी पुल वाले मामले में इन्होंने झूठ बोला, उसमें जेल गए। और तो और आपने चंदा मांग के उसमें गबन कर दिया। आपको तो ईडी ने जेल भेजा और आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट से जमानत नहीं हुई, आपको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। जो आदमी जिसपे गबन का इतना गंभीर आरोप है, जो 2-2 बार जेल जा चुका है, उसको ममता बनर्जी बुला के सिर्फ इसलिए सांसद बना देती है, राज्यसभा भेज देती है क्योंकि वो गाली गलौज कर सकता है और वो फर्जी बातें लिख सकता है। आज 50 लाख की छूट दिया उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने, 50 लाख। तो आप अब ये देखिए, राहुल गांधी को जितनी बार आप कोर्ट ले गए ओंकार जी, हर बार उनको माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की, उस पर माफी मांगी, हर जगह माफी मांग के आते। अब तो होना ये चाहिए कि अगर ये 100 बार मुंह खोलें तो इनको आप 100 बार कोर्ट ले जाइए। अब भाई सदन में कही गई बातों पे तो नहीं हो सकता, लेकिन अब सुना है कि शायद स्पीकर साहब उनसे उनके बयानों के सबूत मांग रहे हैं। क्या सबूत देंगे वो? जब वो पिछली बार यात्रा करके लौटे थे तो बोले थे कि मुझे कश्मीरी महिलाएं बता रही थी कि फौजी हमारा रेप कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने उनसे सबूत मांगा, उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं, पता नहीं किसने कहा था, मैं तो भूल भी गया। तो वो तो एकदम, देखिए साहब, ये गुंडागर्दी है, ये एकदम सरासर गुंडागर्दी है कि जिसको जो चाहेंगे वो बोलेंगे। आपको इन तमाम बोलने वालों को, आपने देखा जो अटल सेतु के लिए जो अप्रोच मार्क जाता है, उसके पड़ी एक दरार को देख के उन्होंने कहा कि अटल सेतु टूट गया। और यस। लगातार उनकी उनकी फर्जी बातें लोगों की आ रही। लेकिन आप क्या कर रहे हैं साहब? व्हाट आर यू डूइंग? आप भारत, आप 10 साल से सरकार में हो, 10 साल में आप अपना एक सिस्टम नहीं बना पाए कि साहब एक सेल इस तरह का बना। अभी वो शहजाद पुणे वाला ने एक सेल बनाया है जिसमें इस तरह वो हिंदुओं को गाली देने वालों को पीछे लग रहा है, उसने कुछ अकाउंट भी ब्लॉक कराए हैं। और आप एक सेल ऐसा नहीं बना पाए कि जो भाजपा के खिलाफ जो इस तरह की गलत बयानी हो रही है वो तमाम लोगों को कोर्ट ले जाया जाए। और चले हर बार कोर्ट ले, जितनी बार बोले, और जितने लोग हैं, फिर वो प्रवक्ता हो, फिर वो आईटी सेल के मेंबर हो, फिर वो सोशल मीडिया कमेंटेटर हो, फिर वो पत्रकार हो, और या फिर वो बड़े नेता हो, सब पे मुकदमा करें। क्यों नहीं कर सकते भाई? कानून भाई संविधान की बात होती है। संविधान आपको इख्तियार देता है, संविधान आपको हक देता है, संविधान आपको आपको इस बात का मौका देता है, उसने आपको तरीके दिए इस बात के कि अगर आपके बारे में गलत बात कही जा रही है तो आप अदालत का रुख करें। आप कब तक ऐसा सोचते रहेंगे कि अरे साहब पब्लिक जानती? एक बात अपने दिमाग से निकाल दी, राहुल गांधी को पप्पू पप्पू आप भूल जाए। आप उनको पप्पू पप्पू कहते रहे, वो अपनी बात, अपना झूठ फैलाते रहे, उसमें सफल भी हो गए। तो अब वो जमाना गया। अब आप उनकी बात को गंभीरता से लीजिए और उसके बाद अगर वो कुछ ऊट पटांग गलत बात कह रहे हैं तो आप उन्हें अदालत तक ले जाए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होगा। आज कई नेताओं ने राहुल गांधी के कुल रवैये की, बयानों की, झूठ की, तौर तरीके की निंदा की है साहब।
निंदा करने से क्या होगा? क्या इनके खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं लाया जाना चाहिए? उस पर एक बहस नहीं होनी चाहिए ठीक तरीके से और इनको सदन में ही निवस्त्र नहीं करना चाहिए क्या देश के सामने? मुझे लगता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी ने जिस समय अपने शपथ ग्रहण में फिलिस्तीन को घुसेड़ा था, उसी समय अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई होती तो एक बहुत बड़ा मैसेज चला गया होता। आप हर बार मैसेज देने से चूक रहे हैं, आप कार्रवाई करने से डर रहे हैं। पता नहीं किसका साथ, किसका विकास, किसका विश्वास, मेरी तो समझ के बाहर है। हो क्या रहा है? सामने वालों का दुस्साहस बढ़ रहा है, बदतमीजी बढ़ रही है। आज जो मैंने बदतमीजी की जिसे कहना चाहिए एकदम आखिरी लिमिट देखी कि देश का प्रधानमंत्री सदन में आसन को प्रणाम करके जा रहा है और उसको पीछे से कमेंट किया जा रहा है, अरे वापस आ जाओ, डर गए क्या? महुआ मोइत्रा जैसी। और आप सोचिए। दो और घटनाएं हुई हैं साहब आज सदन में। खुद राहुल गांधी ने ही ये कमेंट पास किए हैं। एक कमेंट इन्होंने ये पास किया है कि जब मैं सदन में आया तो राजनाथ सिंह ने मुस्कुरा करके मुझे नमस्कार किया, मुझे विश किया, और प्रधानमंत्री जो हैं आकर के बैठे हैं, गुमसुम हैं, ना किसी को अभिवादन करते हैं, और इनका इतना खौफ है कि इनकी पार्टी के दूसरे नेता भी अब नमस्कार नहीं कर रहे हैं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं। नंबर 2, उन्होंने चेयर पर आरोप लगाया बहुत बेशर्मी के साथ कि जब मैं और प्रधानमंत्री आपको आसन तक छोड़ने के लिए गए तो आपने नरेंद्र मोदी को तो झुक कर के नमस्कार किया, सम्मान के साथ नमस्कार किया, और मेरे साथ आप सीधे खड़े रहे, आप मेरे सामने झुके नहीं। ये जो दो बयान हैं ये अपने आप में ये बताते हैं कि उद्दंडता की, एरोगेंसी की हद कहां पहुंच गई है। देखिए, बात वही है। 99 सीट जीत के उनके दिमाग में ये बात आ गई कि हमने देश जीत लिया। वो तमाम लोग हैं जो राहुल गांधी जैसे आदमी के दिमाग में ये भर चुके हैं कि साहब आपने नरेंद्र मोदी को परास्त कर दिया। योगेंद्र यादव से लेके संजय राउत तक इस बात को कह रहे हैं कि मोदी हार गए। राजदीप सरदेसाई से लेके आरफा खानम से शेरवानी तक मोदी को हारा हुआ बता रहे हैं। कमाल है ना सर। जो पार्टी, जो शख्स, जो नेता लगातार 3 चुनाव में 100 की फिगर ना छू पाए, वो जीत गया। जो पार्टी, जो शख्स, जो नेता 10 साल की इनकम्बेंसी के बाद भी 240 सीट ले आता है, वो हार गया। ये मैं फिर से कहूंगा, बार बार कहूंगा। आपने देखा कि लोकसभा में ओम बिरला साहब का इस बार थोड़ा से आपको एक नो नॉनसेंस एटीट्यूड नजर आया। जिसने जरा सी भी बदतमीजी करने की कोशिश की, उन्होंने डपट दिया। आपने आज देखा होगा राज्यसभा में जगदीप धनखड़ साहब जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनका भी आपको एटीट्यूड नजर आएगा। किस तरह उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत मुस्कुरा के तंज किए लगा था। जब वो अटल जी की और आरएसएस की बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा, भाई अटल जी किस किस पार्टी से आते थे? जब वो चर्चा कर रहे थे तो धनखड़ ने कहा, साहब इतनी लंबी चर्चा तो कर रहे हैं, बाहर निकल के फिर ये क्यों कहते कि चर्चा नहीं होती? बार बार उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरा। समय आ गया है ओंकार जी, या तो जो आपको शक्ति दी गई है उसका प्रयोग करें, अन्यथा ना ले, वरना आपको शक्ति देने का कोई मतलब नहीं। इन्होंने क्या अगले 5 साल की टोन तय कर दी है कि हम इसी तरीके से प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे, सदन का अपमान करेंगे, चेयर का अपमान करेंगे? कोई गरिमा, कोई मर्यादा नहीं, कोई रूल बुक नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई नियम कायदे कानून नहीं, झूठ भी देखिए साहब, बोलेंगे। जिस समय उन्होंने जब उन्होंने कहा था कि संसद में मूर्तियां इधर से उधर हो गई, मूर्तियां वापस लाई जाए, जब उन्होंने कहा था संसद से सेंगोल हटा दिया जाए, जब उन्होंने कभी ये जानते हुए कि उनके पास संख्या बल नहीं है फिर भी उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया, ये तो सब पहले से एकदम साफ था कि वो क्या करने जा रहे हैं। दूसरी बात, अ, एक झूठ की उनके हाथ में संजीवनी बूटी लग गई और उनके साथ चुनाव में उनको लगता है काम भी आ गई। अब ऐसे में आप उनका मुंह कैसे चुप कराएंगे? तो उन्हें लगता है कि साहब झूठ बोलने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता और झूठ ने उनको वोट भी दे दिए,
सीट भी दे दी और भाजपा को स्पष्ट बहुमत से रोक भी दिया। तो उनको आप कैसे रोकेंगे साहब? राहुल गांधी के हाथ में, राहुल गांधी के हाथ में तो कोई खिलौना लग जाता है, तो चाहे वो जातिगत जनगणना हो, मोहब्बत की दुकान हो, कोई बात है, उससे बहुत देर तक खेलते रहते हो। अब तो उनको समझ में आया कि साहब झूठ सबसे बड़ा औजार है। आप झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। आज पूरी संसद ने देखा कैसे उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा, झूठा कहा, नफरती कहा। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने टोका तो साहब पलट के बोले मैं तो भाजपा, भाजपा तो शब्द का नाम भी, भाजपा तो उन्होंने शब्द ही नहीं प्रयोग किया, सीधे सीधे बिल्कुल हिंदुओं नहीं। का। हाँ हाँ, है ना? सीधे सीधे। हाँ। जो तो अपने आप फिर को तो हिंदू कहते हैं, जो अपने आप को हाँ, हिंदू कहते हैं। जो अपने को हिंदू कहते हैं वो हिंसा हिंसा करते हैं, वो नफरत नफरत करते हैं, असत्य असत्य करते हैं। एग्जैक्ट एग्जैक्ट उनके वर्ड्स बता रहा हूँ। तो साहब अब तो उनको समझ में आ गया कि सब किसी बारे में सच बोलना ही नहीं है, झूठ बोलो और झूठ कामयाब। तो तरीका तो वही है साहब कि इन्हें झूठ बोलने से रोका जाए और इनको झूठ बोलने के लिए उसी तरह उत्तरदायी ठहराया जाए। इनको झूठ बोलने के लिए उसी तरह अदालत में घसीट कर इनके साथ वही काम हो जो आपने देखा कि हरदीप पुरी मंत्री जी की पत्नी लक्ष्मी पुरी ने साकेत गोखले के साथ किया, जहां उन्होंने माफी भी मांगी, 50 लाख रुपया भी देंगे। जो काम वीके सक्सेना ने मेघा पाटकर के साथ किया कि वो 5 महीने के लिए जेल भी जाएंगी, 10 लाख रुपया। इन्होंने एक बात और कही है सदन में, और ये ट्विटर पर भी इनके आ गया है। इन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अल्पसंख्यकों पर अन्याय बहुत तेजी से बढ़े हैं। भाजपा ने मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा और अत्याचार किया है, सिखों और क्रिश्चियन के खिलाफ नफरत फैलाई है, हर अल्पसंख्यक वर्ग पर आक्रमण किया है। अल्पसंख्यक हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, नाम रोशन करते हैं, चट्टान की तरह भारत के साथ खड़े रहने वाले देशभक्त हैं। इंडिया देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा में पूरी शक्ति के साथ साथ खड़ी है। इससे बड़ा झूठ क्या होगा, क्योंकि पिछले 10 साल में अल्पसंख्यकों पर सबसे कम हमले हुए हैं, सबसे कम दंगे हुए हैं, आतंकवाद पर अंकुश लगा है, नक्सलवाद पर अंकुश लगा है, और ये झूठ फैला रहे हैं। सब दंगों की तो समाप्ति हो गई, जहाँ हजारों दंगे होते थे वहां दंगे होने बंद हो गए। एक पीपल रिसर्च ऑन इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी करके एक प्राइस करके एक एनजीओ है, बड़ा एनजीओ है, उसने आज अपना सर्वे रिपोर्ट जारी किया है और उसको मैंने ट्वीट भी किया है। वो बताते हैं कि पिछले 7 साल में 2016 से लेकर 2023 के बीच में अम, हिंदुओं की जो वार्षिक आय है, जो सालाना कमाई है एक हिंदू घर की, वो 19% बढ़ी है। और इसी 7 साल में मुसलमानों की वार्षिक आय एक परिवार की 28% से ज्यादा बढ़ी है, तकरीबन 10% ज्यादा बढ़ी है 7 साल में। आप सोचें कि मतलब 2016 में जो एक हिंदू फैमिली की वार्षिक आय करीब 3 लाख रुपए थी, आज वो 3,52,000 है। और मुसलमानों की जो वार्षिक आय थी वो 2.25 लाख से भी कम थी, आज वो 3,50,000 है। 2,000 का अंतर सालाना रह गया, सालाना 2,000 का अंतर रह गया, करीब करीब बराबर हो गया। तो साहब मैं मान के चलता हूं कि पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी साहब ने सबका साथ सबका विकास का अपना वादा निभाया और संपन्नता के मामले में मुस्लिम समुदाय को हिंदुओं के बराबर खड़ा कर दिया। मैं ये भी मान के चलता हूं कि मुसलमानों ने भी अपना धर्म निभाया और एक तरफा वोट डाल के नरेंद्र मोदी को बहुमत प्राप्त करने से रोक दिया। मैं मान के चलता हूं कि हिंदुओं ने अपना जाति धर्म निभाया और कोई भी सामूहिक फायदा मुसलमानों की तरह लेने से इनकार कर दिया, अपनी अपनी जाति के वर्चस्व में लगे रहे। तो बस मान लीजिए कि साहब लोकतंत्र भी मजबूत हो गया, संविधान भी बच गया और हिंदू राष्ट्र भी बन गया। आपको नहीं लगता है कि बहुत खतरनाक खेल खेला जा मैं रहा थोड़ा है? सा थोड़ा सा ओंकार सर, आप सीनियर है मुझसे, तो थोड़ा सा माफी मांग चाहता हूं, मैं थोड़ा सा कटु हो जा रहा हूं, थोड़ा सा एक, लेकिन मैं जो सब जो देख रहा हूं तो थोड़ा एक दिल को चोट पहुंचती है जो हालात हैं, तो उसमें मैं थोड़ा व्यंग्यात्मक भी हो जा रहा हूँ, थोड़ा आलोचक भी होता जा रहा हूँ, थोड़ा कटु भी हो जा रहा हूँ। ये बेहद खतरनाक संकेत नहीं है देश को कमजोर करने के, हिंदुओं को विभाजित करने के, एक नैरेटिव पूरी दुनिया में फैलाने के साहब अल्पसंख्यकों को पर
हिंसा बढ़ी है, कभी अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की बात करते हैं, कभी क्रिश्चियंस की बात करते हैं, कभी सिखों की बात करते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके समय में मलियाना हुआ था, हाशिमपुरा हुआ था, मुरादाबाद के दंगे हुए थे, भागलपुर के दंगे हुए थे, लखनऊ में भी दंगे हुए थे, कहाँ कहाँ दंगे नहीं हुए थे। और 1984 में सिखों का कत्ले आम हुआ था। इमरजेंसी में बड़े से बड़े नेता को उठा करके जेल में ठूंस दिया गया था, मीडिया की बोलती बंद कर दी गई थी, सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। इनको लगता है कि सब स्मृति दोष के शिकार हैं, किसी को कुछ भी याद नहीं है अब। साहब इतने पीछे जाने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी तो अभी भी देशों में कह के आए कि मेरे पूरे देश में पेट्रोल छिड़क दिया गया है, बस आग लगाने की देर है। और घूम घूम के आपको आग लगाते देखे भी गए। ये दक्षिण में जाते हैं तो उत्तर के खिलाफ बात करते हैं, लोगों को भाषा के आधार पे भड़काते हैं, लोगों को खान पान के अधिकार पे भड़काते हैं, लोगों को क्षेत्र के अधिकार पे भड़काते हैं। आपने तो सुनी है उनकी बातें। इतना आपको नेहरू और इंदिरा और राजीव तक जाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने खुद कोई कसर नहीं उठा रखी। सो मच सो कि मुझे याद है कि इंग्लैंड में थे और इतना ज्यादा बोल रहे थे कि एक वृद्ध आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि राहुल जी मुझे आपसे कुछ कहना है। आपकी माताजी इंदिरा गांधी भी यहाँ आई थी और विपक्ष में थी, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, पर उन्होंने देश के खिलाफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि मैं विदेश की धरती पर अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी एज इट इज, उनको बात शायद समझ में नहीं है, उन्होंने उनको झाड़ के किनारे कर दिया और फिर देश के खिलाफ प्रलाप उनका जारी हो। वो तो आप भूल रहे हैं, वो तो अमेरिका और यूरोप से दुहाई लगा चुके हैं कि साहब हमारे देश में दखल दीजिए। वो तो बाकायदा अमेरिका यूरोप से कह रहे हैं कि हमारे देश में आके दखल दीजिए। उन्होंने इसको अफगानिस्तान समझ लिया है कि अमेरिकी फौज में उठा के चली आएगी। और एक बार नहीं, कई बार कहा है ओंकार जी, एक बात बेहद और ओंकार खतरनाक जी, कि स्थिति है। जो भी शख्स विदेशी ताकतों को सीधे सीधे हमारे देश में दखलंदाजी करने के लिए इनवाइट कर रहा है, जैसे एक जमाने में टीपू सुल्तान ने खलीफा को, तुर्की के खलीफा को इनवाइट किया था कि आइए साहब बचे हुए हिंदू हम खत्म कर देंगे। ये व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है, इतिहास देख लीजिए। उस तरह जो शख्स सीधे सीधे अमेरिका को और यूरोप की विदेशी ताकतों को इस देश में दखलंदाजी करने के लिए, हमारे देश में घुसने के लिए सीधे सीधे न्योता दे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई ओंकार जी? देशद्रोह है ये। सबकी निगाहें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हैं। लोकसभा में आज वो जवाब देंगे। मैं उनसे सिर्फ इतना बहुत बहुत निवेदन धन्यवाद। करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि अब विनम्रता से काम नहीं चलेगा ओंकार जी, मेरा ख्याल से आप भी अग्री करेंगे। बिल्कुल। क्षमा शोभती उस क्या है, क्षमा शोभती उसको जिसके पास गरल हो। मतलब उस सांप को उन्होंने, दिनकर जी ने कहा कि वो जो सांप जिसके पास विष हो उसी को ताकत, उसी को क्षमा शोभ, हाँ क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो साहब अगर आपको इतनी ताकत दी है, अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता लगातार तीसरी बार बनाया गया है, तो मोदी जी अपनी उस ताकत का, उस संवैधानिक ताकत का जो संविधान ने आपको दी है, उसका प्रयोग करें। इस देश में जो एक झूठ का नैरेटिव, इस देश में जो इस देश को तोड़ने का नैरेटिव, इस देश में देश की संवैधानिक पीठ पे खड़े होके फिलिस्तीन का आह्वान करने जैसे बयान, इस देश में बाहरी ताकतों को आकर दखलंदाजी करने की जो गुहार, इन सब के खिलाफ इनको सीरियसली लिया जाना चाहिए ओंकार जी। और मुझे लगता है इस पे तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे विचार से सेंगोल उठा लेने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो नमस्कार मच। नमस्कार। नमस्कार। राजदंड उठा लेना चाहिए कभी कभी।